दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आज कांग्रेस की तरफ से एक हल्ला बोल रैली वहां पर की गई। राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कई बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने महंगाई पर बात की, किसानों पर बात की, काले कानून का राग अलापा, 2 उद्योगपतियों को फायदा दिलाने वाली लाइन भी दोहराई। लेकिन अचरज यह है कि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर एक शब्द तक नहीं बोला। जी हां, भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी ने एक बात तक नहीं की। दरअसल राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमानत पर हैं। शायद इसीलिए भ्रष्टाचार के टॉपिक में घुसने से राहुल गांधी ने थोड़ा परहेज किया, नहीं तो बीजेपी फिर राहुल गांधी पर पलटवार कर देती। वैसे बीजेपी ने राहुल गांधी की हल्ला बोल रैली की पहले ही हवा निकाल दी थी। बीजेपी रैली की पहले ही हवा निकाल चुकी थी और बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। राठौड़ ने कहा कि ये रैली महंगाई के खिलाफ नहीं, बल्कि राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। राठौड़ ने कहा कि वैसे ये नई बात नहीं है कि राहुल गांधी पहले भी कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी टीम है जिसका कोई कप्तान नहीं है और हर कोई इसका कप्तान बनना नहीं चाहता। राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2014 के बाद से कांग्रेस 90% चुनाव हारी है। यूपी में 90% से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जमानत हुई है। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी की ये बाइट। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। डर का एक रूप है, जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, ये बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो,
वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है। और जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है, तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे चाइना का आक्रमण जो हुआ उसकी बात करना चाहे, बेरोजगारी की बात करना चाहे, महंगाई की बात करना चाहे, हम नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने हल्ला बोल रैली में बीजेपी पर जो प्रहार किए, अब उसका जवाब बीजेपी देने वाली है। बीजेपी नेता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट, एंड टू गेट अवे फ्रॉम करप्शन, टू गेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज देयर एंटाइटलमेंट, कि उनकी एंटाइटलमेंट है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। और यही डर है राहुल गांधी जो आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया। और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। राहुल जी, आज भी आप पहले तो 5 उद्योगपति कहते थे, उसमें 3 उद्योगपति कम हो गए, आज 2 उद्योगपतियों के विषय में आप बात कर रहे थे। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है, आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। यू कैन नॉट शेयर कांग्रेस विथ कांग्रेसमैन टुडे। राहुल जी एंड सोनिया जी, in fact, you have not shared, the family has not shared Congress with its own members. केवल 2 परिवार के सदस्य सोनिया जी और राहुल जी एक म्यूजिकल चेयर के अंतर्गत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। वो आज देश के विषय में और उद्योगपति के विषय में कमेंट कर रहे हैं। बंधुगण, आज एक दुखद घटना घटी है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, देश के एक सांसद ने, एक पूर्व पार्टी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए किया है, यह चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने न केवल मीडिया अपितु जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योगपतियों के दबाव में बताया। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। विदाउट मीडिया दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। डेमोक्रेसी कैन नेवर मूव अहेड इफ यू डू नॉट सपोर्ट मीडिया एंड द मीडिया डज नॉट सपोर्ट अस।
Astonishingly, the language that Mr. Rahul Gandhi used for media today was abysmally low. जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया, मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी आज हम फ्रॉम दिस हाई टेबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी वी वुड लाइक टू अपील, योर लॉर्डशिप, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब इंडियन जुडिशियरी को राहुल गांधी भरे मंच पे खड़े होकर रामलीला मैदान में, जिसका प्रसारण समस्त भारत में हो रहा हो, जब जुडिशियरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे, इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशियरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली, सबसे सशक्त जुडिशियरी किसी की है, सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी किसी की है, तो वो हिंदुस्तान की है। आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं, परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है। यह वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताते हैं, उद्योगपतियों के दबाव में काम करने वाले बताते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है। राहुल जी, आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो हालत है वो खराब है। राहुल जी, हिंदुस्तान की हालत आज क्या है शायद आप नहीं जानते हैं, मगर हम आपके नॉलेज को दुरुस्त करते हैं। Let me enlighten you as to what is the condition of India today. Only a couple of days ago, we got the good news that while India was celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and while we were celebrating 75 years of our independence, India surpassed United Kingdom economically. Today, we are the 5th largest economy of the world. आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी। वी वर द फ्रजाइल 5 इकोनॉमी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी। इंडिया हैज कम फीट्स फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी चंद दिनों पहले इस तिमाही का ग्रोथ रेट सामने आया है, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। ये नतीजे अभी आए हैं। Probably Rahul Gandhi is unaware of these results because anything that is good about India, Rahul dislikes it. भारत के विषय में कुछ भी अच्छा होता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। ब्लूमबर्ग तो राहुल गांधी आप जानते ही होंगे। भारतीय कंपनियों के नाम तो आप नहीं जानते, मगर ब्लूमबर्ग को तो जानते होंगे। अभी चंद दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने कहा कि इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन।
भारत कभी भी रिसेशन में जा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ बेसिक्स आर स्ट्रांग। अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान ने जिस प्रकार अपने आप को संभाला है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने पाकिस्तान, चाइना, इनके विषय में बात की। 5-6 बार चाइना 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 किया। चाचा नेहरू ने कितनी जमीन दी थी, मैं उस राजनीति में अभी जाना नहीं चाहता। राहुल जी, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तब आप चाइना के अधिकारियों के साथ टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे, और आज आप चाइना चाइना कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, तो आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को धता बताते हैं, आप उसे खून की दलाली बताते हैं, और आप अपने एम्बेसडर मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजते हैं, जहां जाके मणिशंकर अय्यर कहते हैं मोदी को हटाना होगा, सरकार भारत में गिराना होगा और पाकिस्तान को हमारा साथ देना होगा, और आप नफरत और क्रोध की राजनीति का विषय उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी आपको। एक आश्चर्य का विषय है, राहुल गांधी जी ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अलग जीएसटी लाना चाहती थी। हम एक अलग जीएसटी लाना चाहते थे। वो जीएसटी भी अलग लाना चाहते थे, वो राफेल भी अलग लाना चाहते थे, वो आईएनएस विक्रांत भी अलग कमीशन करना चाहते थे, वो हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बॉर्डर में भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। मगर 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ये सब केवल वो चाहते थे, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कमीशन खा करके ये सारे काम डस्टबिन में चले जाते थे। योर परफॉर्मेंस वॉज जीरो, यू लिव्ड ओनली इन सेलिंग ड्रीम्स, केवल सपनों को बेचना। दादाजी कहते थे गरीबी हटाना है, नानी जी कहती थी गरीबी हटाना है, पिताजी कहते थे गरीबी हटाना है, माताश्री कहती थी गरीबी हटाना है। मगर आलम यह था कि 2014 से पहले 22% लोग भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज 12% लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो अब 10% रह गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कौन गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहा है और कौन केवल गरीबी हटाओ का नारा देता था और गरीबों के लिए काम नहीं करता था, इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब ने देखा होगा कि कोरोना के बावजूद 0.8% लोग जो अत्यधिक गरीब थे, कोरोना के बावजूद इस आंकड़े में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। 0.8% लोग ही उस स्टैटिस्टिक लिमिट में रहे, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की कि जिस प्रकार से भारतवर्ष ने इसको मैनेज किया है कि गरीबी में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई पेंडेमिक के बावजूद, यह अपने आप में, दिस इज अ टेलिंग स्टोरी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू, एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज्य के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 months। दैट वाज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी। और एक ऐसा भी समय था, फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पैंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है, और ये जीत प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। टुगेदर द गवर्नमेंट
and every citizen of this country have worked to see to it that we rise above the pandemic. मैं आज राहुल जी आपको बताना चाहता हूं, जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कोई पॉलिसी गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला। पीएम आवास योजना के माध्यम से 3.52 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 11.22 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ लोगों के घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा। जनधन योजना के माध्यम से 25 करोड़ खाते खुले। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.30 करोड़ परिवारी लाभार्थी हुए, जिनको कि 2,01,000 करोड़ रुपए उनके खाते में 11 किश्तों में पहुंचाए गए। हर घर नल योजना के माध्यम से 8 करोड़ लोगों के घरों में नल के माध्यम से जल भेजा गया। आयुष्मान भारत योजना में 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा दी गई। 18 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड खुले। 213 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका दिया गया। 8 साल में 15 एम्स खुले। 8 साल में 200 मेडिकल कॉलेज खुले और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया। यह है हमारा रिपोर्ट कार्ड। हम केवल हवा में बात नहीं करते, मोदी जी डिलीवर्स, रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्म, एंड वी प्रेजेंट अ रिपोर्ट कार्ड टू द कंट्री। एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई, जो आपने अंत में कहा ना राहुल जी, कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तभी तो आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तभी तो आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां से कांग्रेस आरंभ हुई थी, वहां आज वो अपने जमानत तक को बचा नहीं पा रही है। वाकई राहुल जी, जनता सब जानती है, एंड यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए राहुल गांधी ने हल्ला बोल रैली में जो बातें कही, जो आरोप लगाए, उसका जवाब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। संबित पात्रा ने कहा कि ये रैली नहीं बल्कि एक परिवार बचाओ आंदोलन था। एक ही परिवार के 2 सदस्य म्यूजिकल चेयर की तरह प्रेसिडेंट बनते रहते हैं। इसके अलावा संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने आज रैली में 2 उद्योगपति की बात की, लेकिन पहले राहुल गांधी 5 उद्योगपतियों की बात करते थे। इसके अलावा संबित पात्रा ने बीजेपी का 8 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज तमाम एजेंसियों पर, जुडिशरी पर जो सवाल उठाया, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसके अलावा संबित पात्रा ने राहुल गांधी की जमकर आलोचना की और ये भी कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपनी रैली में जो बातें कही, वो सीधे तौर पर ये सवाल उठाता है कि आखिर कांग्रेस देश को बचाना चाहती है या फिर किसी परिवार को बचाना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, ओवर टू यू। बिल्कुल गोनिका, हमने सुना बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज कैसे कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद पर हमला बोला, और आपको अब दिखाते हैं कि कैसे परिवारवाद वाकई में कांग्रेस पार्टी पर हावी है। क्योंकि आज जो रामलीला मैदान में रैली हुई, उसके बाहर जो बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे, वो परिवार के 3 सदस्यों के लगे हुए थे। उसमें सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थी और प्रियंका गांधी वाड्रा। इन 3 बड़े नेताओं के ही कटआउट आज जो रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने रैली की, उसके बाहर देखने को मिले। ये परिवारवाद की एक झलक ही है, जिसका आरोप भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती है। बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामलीला मैदान के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर रोड के दोनों तरफ किस तरीके से पोस्टर, बैनर्स, कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर राहुल गांधी का बड़ा सा कटआउट दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोड के आपको दिखाएं कि कटआउट लगा हुआ है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। इसके अलावा तमाम जगह पर पोस्टर, बैनर दिखाई दे रहे हैं। जो रैली है, इसमें सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन उन तमाम नेताओं में किसी का भी पोस्टर, बैनर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो कटआउट्स और पोस्टर, बैनर
बैनर दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक तरफ ये बड़ा सा कटआउट दिखाई दे रहा है जिसमें तीनों गांधी यानी कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कटआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये मुख्य तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या कांग्रेस में भी पूरी तरह परिवारवाद हावी है? क्या सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के कटआउट को इस तरह दिखाया जाना बाकी के कार्यकर्ताओं, बाकी के नेताओं के लिए जायज है? क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और उनमें से किसी का भी पोस्टर बैनर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी की इस रैली में परिवारवाद हावी था। राहुल गांधी की इस हल्ला बोल रैली पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी हमला बोला है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये एक परिवार बचाओ रैली थी। राहुल गांधी को इस तरीके की रैली, इस तरीके के इवेंट के जरिए कई बार लॉन्च किया जाता है। राज्यवर्धन राठौड़ ने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान कोई नहीं बनना चाहता है, इसीलिए बार बार राहुल गांधी को ही रिलॉन्च किया जाता है। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से पहले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू में एक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जब से कांग्रेस से अलग हुए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, उसके बाद गुलाम नबी आजाद की ये पहली रैली थी। अपनी रैली में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस जमीन से गायब हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी को शहंशाही मुबारक हो और कांग्रेस जमीन से सिमटकर अब सिर्फ ट्विटर तक रह गई है। आपको सुनाते हैं गुलाम नबी आजाद ने अपनी रैली में किस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को जो बार बार लॉन्च करने की जो योजना है उसमें शामिल हो जाते हैं। ये कोई महंगाई कम करने की, महंगाई के ऊपर कोई रैली नहीं है, ये परिवार बचाओ रैली है। ये एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान कोई बनना नहीं चाहता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करा गया है और 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है। इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में, और वो उनको अपनी शहंशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। रामलीला मैदान में आज हुई इस रैली में कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी भी पहुंचे। इमरान प्रताप गढ़ी ने हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पत्थर की सरकार बन चुकी है और उन तक आम आदमी की आवाज पहुंच ही नहीं पाती। सुनिए इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कहा। हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का आज महंगाई के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनाई दिया और काफी तीखे शब्दों में नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया। अब जो लुटेरी सरकार है उस पर तीखे शब्दों में ही हमला बोलना चाहिए। वो आसान शब्दों में या बहुत नर्म लहजे को सुन कहाँ रहे हैं। पत्थर पर तो जोर से दस्तक देनी पड़ेगी ना। ये सरकार पूरी तरह से धन्ना सेठों की सरकार है, गरीब जनता को लूट रही है और लूट करके उद्योगपतियों का खजाना भरने का काम कर रही है। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ और बुलंद आवाज में हल्ला बोलना है, भारत यात्रा करनी है, पूरे देश को जोड़ना है और पूरे देश को यह बताना है कि यह सरकार जो है वो मैनेजमेंट की सरकार है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में कंट्रोल है इसका, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। खाली नारे और इसके दावे झूठे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, बाकी इसका कोई सरोकार नहीं। प्रधानमंत्री पर लगातार हमला राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ही नहीं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट विपक्ष के हो जाने चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम सब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे। पूरा देश चाहता है, पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल जी देश की कमान संभालें। देश को राहुल जी के अलावा कोई आगे लेकर के बढ़ नहीं सकता, ये एक सच्चाई है।
और क्या अध्यक्ष भी आपको लगता है उन्हें बन जाना चाहिए? हाँ, अब बिल्कुल, हम सब डिमांड करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कांग्रेस के और भी कई बड़े बड़े नेता पहुंचे, जो बस में सवार होकर कांग्रेस मुख्यालय में सीधा रामलीला मैदान पहुंचे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से हमारी संवाददाता श्रुतिका ने बात की, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आज रीलॉन्च हो रही है फिर से। आज देश के सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे अगर हैं बिना किसी संदेह के, तो एक है मुद्दा महंगाई, एक है बेरोजगारी। दोनों संबंधित हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इन दो मुद्दों के अलावा हर मुद्दे पे सरकार बोलने को तैयार है। इसलिए हमने इस रैली को केंद्रित रखा है इन दो मुद्दों पे। इन दो मुद्दों को देश से संबंध है, आम आदमी से संबंध है, लेकिन बीजेपी सरकार से नहीं। उल्टा उसको घुमाने, बरगलाने, बहकाने के लिए ये सरकार है, हम नहीं, जो बार बार राजनीतिक द्वेष से भरी रेड्स करते हैं, बार बार दूसरे मुद्दों पे घुमाते हैं रियल इशू को, डिबेट को, और चाहते हैं कि इस पे बातचीत ना हो। इसका ही महत्व है इसी मुद्दे का। अब वो जो चाहें कि पुनर्निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिनसे जनता, देश जुड़ा हुआ है। सर 2024 के चुनाव हैं, ऐसे में वो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है तो उसको तराश रही है। साथ ही सर सवाल ये भी है जनता के मन में कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा पीएम उम्मीदवार। देखिए, पहली बात तो इस मुद्दे का उत्तर देना न आवश्यक है, न उचित है, और हमारी रणनीति हम टेलीविज़न कैमरास के सामने 1.5 साल पहले नहीं डिक्लेयर करते हैं। न आवश्यकता करने की, न कोई इसके लिए ऑब्लिगेशन है। नंबर 2, जहाँ तक चुनाव जीतने का सवाल है, तो होता है ये राजनीति में। 10 साल हम रहे थे, 10 साल वो रहेंगे। इसका ये समझना कि 2024 का चुनाव 1.5 साल पहले ही ख़त्म हो गया है, ये सिर्फ अहंकार है, और ये एक गलती नहीं करने की क्षमता मानना है सरकार को। तो अहंकार से चूर प्रधानमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता और ये पार्टी सत्तारूढ़, उनका वही हाश्र होगा जो राजनीति में हमेशा होता है। कांग्रेस हमेशा आम जनता का मुद्दा उठाती रही है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, गरीबों की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, अनुसूचित जाति की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, तो आम जनता के हक की लड़ाई हमेशा कांग्रेस लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। बीजेपी को बयान देना बहुत अच्छे से आता है और कोई काम नहीं आता। अब तक तो मुझे लगता था कि ये लोग नफरत फैलाते हैं और धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, मगर अब ये समझ आ गया कि ये लोग अपना काम भी नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने डुबा दिया है और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है कि कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इस बीच झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर से सोरेन सरकार के तमाम विधायक रांची लौट चुके हैं। विधायकों को एयरपोर्ट से सर्किट हाउस ले जाने के लिए 2 बसें एयरपोर्ट पर लग गई हैं। यहां से सीधा सर्किट हाउस उन्हें ले जाया जाएगा और कल सर्किट हाउस से ये तमाम विधायक जो हैं वो विधानसभा जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई खबर है। रायपुर से सोरेन सरकार के तमाम विधायक रांची लौट चुके हैं और विधायकों को एयरपोर्ट से सर्किट हाउस लाने के लिए 2 बसें एयरपोर्ट पर लगाई गई हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ। आनंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, देखिए, रायपुर से जो फ्लाइट चली थी, चार्टर फ्लाइट थी, वो रांची पहुंच गई है। उसमें 30 से ज़्यादा विधायक है, जेएमएम के विधायक है और कांग्रेस के विधायक है, और वो फ्लाइट लैंड कर चुकी है। और अब से कुछ देर में ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये रांची एयरपोर्ट का वीआईपी गेट है। इसी गेट से वो सभी विधायक निकल के, और ये जो 2 बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, इन दोनों बसें में बैठेंगे और फिर सीधा उनको यहाँ से सर्किट हाउस ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से इनकी रायपुर में बाड़ेबंदी की गई थी, वैसे ही बाड़ेबंदी इनकी यहाँ पे रांची एयरपोर्ट पर भी की गई है। पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज और झारखंड पुलिस के जवानों को लगाया गया, यानी कि कोई विधायकों के पास नहीं जा सकता। वो सीधा एयरपोर्ट से निकल के बसों में बैठेंगे और जब यहाँ से वो सर्किट हाउस पहुँचेंगे तो उसको भी पूरी तरह से बाड़ेबंदी कर दी गई है, वहाँ की भी।
वहां भी कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ जो सरकार के मंत्री वो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जा सकते हैं या विधायक जा सकते हैं। यानी कि रांची पहुंचने के बाद भी जो तैयारी है उसके मुताबिक वो विधायक रांची पहुंचकर भी अपने घरों को नहीं जाएंगे, बल्कि सर्किट हाउस में ही रहेंगे, वहीं रात गुजारेंगे। और रात में भी 1-2 इन लोगों की मीटिंग्स है और कल सुबह वहीं से सीधा वो 11 बजे जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसके पहले वो सर्किट हाउस से सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। यानी कि अभी भी कोशिश इनकी यही है हेमंत सोरेन सरकार की कि किसी कोई भी विधायक टूट न पाए। और जो एक जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि कल जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा, कार्रवाई खत्म होगी, उसके बाद विधायकों को वापस रायपुर ले जाया जाएगा। यानी कि अभी वो जो विधायक है उनका रांची से रायपुर, रायपुर से रांची का जो उनका जो ट्रिप है वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नर ने अपना जो फैसला था, अपना जो मंतव्य था वो चुनाव आयोग को नहीं बताया है। यानी कि हेमंत सोरेन की जो सदस्यता थी उस पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। और ऐसे में जब तक गवर्नर का फैसला नहीं आ जाता तब तक इन विधायकों को हेमंत सोरेन सरकार जो है ऐसे ही बाड़ेबंदी में करके रखेगी, क्योंकि उनको डर है कि कुछ विधायक टूट सकते हैं और ऐसे में उनकी सरकार पे संकट हो सकता है। और इसी लिहाज से कल जब विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया उसमें हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से विश्वास मत भी का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, ये बताने के लिए। बिल्कुल आनंद, तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनसे बात हो पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सीधे यहां से सर्किट हाउस लेकर जाया जाएगा, तो सारा सवाल नंबर गेम का है। तो अब आप कह रहे हैं कि वापस लौटेंगे रायपुर के लिए, तो क्या पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि आपकी उनसे बात हो पाए? जी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि वो गेट जो आप देख रहे हैं वहां से विधायक निकलेंगे, यानी कि एयरपोर्ट का वीआईपी गेट है, वहीं से सीधे निकलेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि बैरिकेड बनाया गया है और एक पैसेज तैयार किया गया है। और बाकी जो मीडिया है या बाकी जो लोग हैं उनको इस बैरिकेड के इधर रखा गया और उस साइड में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, पुलिस के जवान है। और जो पैसेज है उस पैसेज से सीधा विधायक निकलेंगे और सीधा बसों के अंदर बैठ जाएंगे। यानी कि विधायकों से कोई संपर्क किसी का नहीं हो पाएगा। और उन विधायकों को रिसीव करने के लिए अभी यहाँ पर झारखंड सरकार के 2 मंत्री हैं, वो यहाँ सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री है और साथ ही साथ मिथिलेश ठाकुर जो कि जेएमएम कोटे से मंत्री है, वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं उन लोगों को रिसीव करने के लिए। फ्लाइट लैंड कर चुकी है और कुछ देर में ही वो जो गेट जो है वो खुलेगा और वहां से विधायक निकल के सीधा बसों में बैठेंगे और फिर ये चार्टर बसें जो लगी है इससे वो सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तो आप बता रहे हैं कि कल वापस ये लोग रायपुर के लिए लौटेंगे, ये बता रहे हैं आप आनंद? जी बिल्कुल, तैयारी अभी तक यही है। अगर इस बीच में गवर्नर का कोई फैसला नहीं आता तो तैयारी यही है। वो अलग बात है कि जब बैठक होगी उसमें क्या फैसला करते हैं हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो तमाम आला नेता क्या फैसला करते हैं, क्योंकि एक 2 बैठकें आज शाम को भी होनी है। जैसे ही सर्किट में हाउस पहुंच जाएंगे तो वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उसके बाद गठबंधन के नेताओं की बैठक आनंद वापस लौटेंगे आपके पास जब कुछ और अपडेट आपके पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।